अपना टॉपिक है फायंस का नियम। ठीक है, देखो हमने बंद पढ़े आयनिक बंद, सहसंयोजक बंद और उप सहसंयोजक बंद, तीन तरह के बंद पढ़ लिए अपन, है कि नहीं। अब होता क्या है कि कोई भी बॉन्ड परफेक्ट आयनिक नहीं होता, है ना, कोई भी बॉन्ड परफेक्ट कोवेलेंट नहीं होता, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ क्या है दूसरे प्रकार के बंध के लक्षण आ जाते हैं। जैसे मान लो आयनिक बंध है तो उसमें लक्षण किसके आ जाते हैं, सहसंयोजक बंध के। अगर मान लीजिए सहसंयोजक बंध है तो उसमें लक्षण किसके आ जाते हैं, आयनिक बंध के। तो जो फायंस का नियम है ये किसको समझाता है, आयनिक बंध में कौन से लक्षण उत्पन्न होना, सहसंयोजक बंध के लक्षण उत्पन्न होना, इसके बारे में कौन बताएगा, आपका फायंस। ऐसा क्यों होता है, देखो हमें पता है आयनिक बंध में क्या होता है कि एक तो होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। बोलो बात सही है नहीं भाई, आयनिक बॉन्ड बनता है तो उसमें एक तो होता है धनायन और एक क्या होता है, ऋणायन। बात सही है। जनरली अगर अपने से कोई पूछे कि बताओ धनायन बड़ा होता है ऋणायन बड़ा होता है, तो अपन क्या बताएंगे, ऋणायन बड़ा होता है, क्योंकि धनायन में जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा होती है और ऋणायन में शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। ऋणायन के अंदर में क्या होगा, रिपल्शन लगेगा आपस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो साइज बड़ा हो जाएगा। बात सही है कि नहीं। तो क्या होता है कि जब धनायन जो होता है ये इस जो ये ऋणायन है ना, इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये आकर्षित करता है। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि इस पथ में ना घूमते हुए ये थोड़ा इस तरीके से घूमना स्टार्ट कर देता है। आई बात समझ में, क्योंकि भाई इसके इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स लगाता है कौन, धनायन लगाता है। बोलो बात सही कि नहीं। तो धनायन क्या करता है, इस ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अभ्र, मैंने शब्द का इस्तेमाल किया इलेक्ट्रॉन अभ्र। इलेक्ट्रॉन अभ्र का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बादल। भाई इलेक्ट्रॉन खूब सारे घूम रहे होते हैं ना बहुत तेजी से, हमें लगता है कि इलेक्ट्रॉन के बादल है बहुत सारा, तो उस इलेक्ट्रॉन के अभ्र को विकृत कर देता है, यू ना घूम के वो अब यू घूमना स्टार्ट होते हैं। आगे बात समझ में। तो इस ऋणायन में क्या उत्पन्न हो गई, विकृति। क्या उत्पन्न हो गई, विकृति उत्पन्न हो गई। इसे अपन बोलते हैं डिस्टॉर्शन। क्या बोलते हैं इसको अपन, डिस्टॉर्शन। बात सही की नहीं है। विकृति उत्पन्न हो गई और ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों आयनों के बीच में पहुंच जाते हैं। पहले ये इलेक्ट्रॉन केवल इस ऋणायन के संपर्क में थे, लेकिन अब इसके डिस्टॉर्शन, इसके आकर्षण बल के कारण से इन दोनों के मध्य में पहुंच जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन किसी दो परमाणुओं के मध्य में पहुंचते हैं तो उसमें सहसंयोजक बंध के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। हमें पता है सहसंयोजक बंध कैसे बनता है, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इसका, ऐसे दूसरा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इसका। बात सही ना। तो दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड बन गया। दोनों का साझा हुआ, साझा दोनों के नाभिकों के मध्य में हुआ, दोनों के बीच के अंदर में। इसका मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन मध्य में पहुंचते हैं, इसका मतलब ये है कि इस आयनिक बॉन्ड में कौन से बंध बनना शुरू हो गए, सहसंयोजक। आगे बात समझ में। ये तब होता है जब धनायन ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अभ्र को विकृत करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। बोले आता कोई प्रॉब्लम। तो यहां से दो शब्द के बारे में बात करेंगे। धनायन जो होगा इसकी तो होगी ध्रुवण क्षमता। क्या बोलेंगे इसको, ध्रुवण क्षमता। इसे अपन बोलते हैं पोलराइजिंग कैपेसिटी या पोलराइजिंग पावर। ध्रुवण को बोलते हैं पोलराइजेशन, तो पोलराइजिंग पावर बोलेंगे इसको, या कैपेसिटी बोलेंगे। मैं शॉर्ट में पीपी शब्द का इस्तेमाल करूंगा। जब मैं पीपी शब्द का इस्तेमाल करूं तो समझ जाना क्या चीज है, पोलराइजिंग पावर है। ठीक है भाई। और जो ऋणायन होता है इसकी होती है ध्रुवणता। इसके लिए शब्द का इस्तेमाल क्या होगा, ध्रुवणता। पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, पोलराइजेबिलिटी। इसको शॉर्ट में से पी बोलूंगा। क्या बोलूंगा इसको मैं, पी। यानी किसी धनायन के द्वारा ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अभ्र में विकृति उत्पन्न कर देने की क्षमता। भाई कर कौन रहा है, धनायन कर रहा है। तो किसी धनायन के द्वारा ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अभ्र में विकृति कर देने की क्षमता या ध्रुवण उत्पन्न कर देने की क्षमता क्या कहलाती है, ध्रुवण क्षमता। आगे बात समझ में। इस ऋणायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में जितना डिस्टॉर्शन करेगा वो उस कैटायन की क्या कहलाती है, पोलराइजिंग पावर कहलाती है।
आगे बात समझ में, किसी ऋणायन का धनायन के द्वारा ध्रुवित हो जाने की प्रवृत्ति, क्या हो जाने की, ध्रुवित हो जाने की। ध्रुवित का मतलब समझते हो, ध्रुव उत्पन्न होना प्लस माइनस। अरे अगर इलेक्ट्रॉन यूं चक्कर लगा रहे हैं तो इसमें किसी प्रकार का कोई ध्रुवण नहीं है, लेकिन अगर घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएंगे, ऐसे पहुंच जाएं, ऐसे पहुंच जाएं, इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन ऐसे पहुंच जाएं, तो इसका मतलब है इसमें क्या उत्पन्न हो गया, ध्रुवण, क्योंकि माइनस माइनस यहां पहुंच गया, नाभिक रह जाएगा पीछे, तो यहां पर पॉजिटिव पोल उत्पन्न हो गया, यहां पे नेगेटिव पोल उत्पन्न हो गया, तो मतलब क्या हो गया, ध्रुवण हो गया। अगली बात समझ में, तो क्या हो जाता है, किसी ऋणायन का धनायन के द्वारा ध्रुवित हो जाने की प्रवृत्ति कहलाती है उसकी ध्रुवण। दो शब्द समझ में आ गए। पी किसकी होती है, धनायन की, और सिर्फ पी किसका होता है, ऋणायन। कोई प्रॉब्लम थे, इनके मध्य में पहले बॉन्ड कौन सा था, आयनिक, लेकिन इसकी पीपी की वजह से इन दोनों के मध्य कौन से कैरेक्टर्स उत्पन्न हो गए, सहसंयोजक। तो किसी भी आयनिक बंध में सहसंयोजक गुणों के उत्पन्न होने के बारे में कौन बताता है, आगे बात समझ में, बेसिकली बॉन्ड कौन सा है, आयनिक, कौन से कैरेक्टर्स डेवलप हो गए उसमें, सहसंयोजक। समझाने वाला बंदा कौन, पायांश, इसलिए अपन इसको पायांश का नियम कहते हैं। ठीक है भाई, तो उन्होंने कुछ फैक्टर बताए हैं, उन्होंने क्या बताया, कुछ कारक बताए कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी आयनिक बंध में सहसंयोजक लक्षणों को उत्पन्न होने के बारे में बताए। ठीक है ना, कुछ ऐसे फैक्टर की बात करेंगे जो इस आयनिक बॉन्ड में किसको अराइज होने के बारे में बताएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर्स अराइज होने के बारे में बताएगा। आइए किसके बारे में अपन बात करते हैं। इससे पहले कि अपन समझें, यहां पे अपन एक गोल्डन पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है भाई, बस आपको एक गोल्डन पॉइंट अगर ध्यान है तो सारे फैक्टर अपने आप आ जाएंगे। आगे देखिए, देखते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले अपन बात करते हैं सहसंयोजक लक्षण। क्या बात करते हैं, सहसंयोजक लक्षण। ठीक है भाई, इसको अपन बोलते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर। क्या बोलेंगे इसको, कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है भाई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q प्लस के, Q प्लस, इनडायरेक्टली होता है R प्लस के, डायरेक्टली होता है Q माइनस के, डायरेक्टली होता है R माइनस के, इनडायरेक्टली होता है आयनिक लक्षण के। किसके होता है ये, आयनिक लक्षण के होता है। आयनिक को अपन बोलते हैं आयनिक कैरेक्टर। ठीक है भाई, ये एक अगर आपको गोल्डन पॉइंट ध्यान है तो बड़ी सिंपल हो जाएगी हमारे सारे फैक्टर को समझना। क्यों मतलब होता है चार्ज, क्यों मतलब क्या होता है, आवेश, प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब किस पर आवेश, धनायन पर आवेश। आर का मतलब होता है त्रिज्या, रेडियस, प्लस का मतलब है किसकी रेडियस, धनायन की रेडियस। क्यू का मतलब चार्ज, ऊपर माइनस लगा हुआ है, मतलब किस पर चार्ज, ऋणायन पर चार्ज, और ये ऋणायन की त्रिज्या। सहसंयोजक लक्षण ज्यादा होंगे तो आयनिक लक्षण कम होंगे। आगे बात समझ में, अगर ये लक्षण कम होंगे तो ये वाले लक्षण ज्यादा। बात सही है, बोलो कोई प्रॉब्लम। इसको अगर अपन थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहें तो हम इसको एक लाइन से और बढ़ा सकते हैं, डायरेक्टली पोलराइजिंग पावर, डायरेक्टली पी। ठीक है कि नहीं है, पोलराइजिंग पावर अगर बढ़ेगी तब भी कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे, पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है तब भी कोवेलेंट कैरेक्टर्स ही बढ़ेंगे। आइए अपन समझते हैं। ठीक है, आइए हम पढ़ेंगे इसमें धनायन पर आवेश। ठीक है, चार्ज ऑन कैटायन। तो पोलराइजिंग पावर जो होती है
अपन यूं कहते हैं कि जो कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं वो डायरेक्टली होता है पोलराइजिंग पावर, वो डायरेक्टली होता है Q+। ठीक है भाई, कोवेलेंट कैरेक्टर का मतलब मैंने सहसंयोजक गुणों को शॉर्ट में क्या लिख दिया, CC। इसका मतलब क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली किसके हैं, पोलराइजिंग पावर मतलब ध्रुवण क्षमता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है Q+ का मतलब है धनायन पर आवेश। ठीक है, अपन इसके 4 एग्जांपल की बात करते हैं, है ना। आइए, हमारे पास एग्जांपल है NaCl, हमारे पास एग्जांपल है MgCl2, अपन कहें AlCl3, अपन कहें SiCl। बात ठीक है, ये 4 कंपाउंड मैंने आपको दिए हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। ठीक है भाई, इनमें देखो चारों में कॉमन कौन है, Cl। ठीक है कि इसमें बदल कौन रहा है, ये सोडियम इस पर चार्ज होता है +1, मैग्नीशियम पर चार्ज होता है 2+, एल्यूमिनियम पर चार्ज होता है 3+, और सिलिकॉन पर चार्ज होता है 4+। यानी आप देखेंगे कि जब आप यहां से इधर जा रहे हो, यहां से वहां जा रहे हो, तो Q पर चार्ज बढ़ रहा है। बात सही की नहीं है, धनायन जो है हमारा, ये जो कैटायन जो है इस पर चार्ज बढ़ रहा है +1 से +2, +2 से +3, +3 से +4। बात सही की नहीं है, चार्ज बढ़ रहा है। चार्ज बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि पोलराइजेशन पावर बढ़ेगी, यानी जो सिलिकॉन जो है ना Si4+, वो Cl- का सबसे ज्यादा क्या करेगा, पोलराइजेशन करेगा। सबसे ज्यादा विकृति उत्पन्न कौन करेगा, ये सिलिकॉन 4+ करेगा। बात सही कि नहीं है, अगर पोलराइजिंग पावर बढ़ती है, Pp बढ़ता है, तो इसका मतलब है Cc बढ़ जाता है। Cc का मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर्स बढ़ जाते हैं। तो अपन यूं कह सकते हैं कि आयनिक कैरेक्टर्स कम हो जाते हैं। तो मैं यूं कह सकता हूं कि बताइए इन चारों में से सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर वाला कौन सा कंपाउंड है, NaCl। सबसे ज्यादा आयनिक गुण किसमें होंगे, NaCl। मैं आपसे पूछूं कि बताओ सबसे ज्यादा सहसंयोजक लक्षण किसमें होंगे, SiCl में। अच्छा, एक पॉइंट और होता है, ध्यान रखिए, जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब गलनांक, गलनांक किसके ज्यादा होते हैं, जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। तो मैं आपसे पूछूं इन चारों सबसे ज्यादा आयनिक लक्षण, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, NaCl। आगे ना बात समझ में। तो अगर धनायन पर चार्ज बढ़ता है तो पोलराइजिंग पावर बढ़ती है, पोलराइजिंग पावर बढ़ने से कोवेलेंट कैरेक्टर्स बढ़ जाते हैं और उससे आयनिक कैरेक्टर कम हो जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया ना, ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, धनायन की त्रिज्या या धनायन के आकार की बात करते हैं। ठीक है कि नहीं है, इसे अपन बोलते हैं रेडियाई ऑफ कैटायन। ठीक है भाई, यानी हम बात करेंगे इस बार धनायन की त्रिज्या की बात करेंगे। ठीक है कि नहीं है, तो हमें पता है जो Cc होती है वो डायरेक्टली होता है पोलराइजिंग पावर, और जो पोलराइजिंग पावर होता है वो इनडायरेक्टली होता है R+। इसका मतलब ये है धनायन की त्रिज्या बढ़ेगी तो Pp कम हो जाएंगे, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर्स भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अपन लेके चलते हैं लिथियम क्लोराइड, हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, अपने पास है पोटेशियम क्लोराइड, हमारे पास है रुबिडियम क्लोराइड। आप देखेंगे इन चारों के अंदर में कॉमन कौन है, Cl, और अलग अलग कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। खास बात ये है कि इन सब पर चार्ज +1 है, लिथियम पर +1 है, सोडियम पर +1 है, पोटेशियम पर +1 है और रुबिडियम पर भी +1 है। इसका मतलब चार्ज सब में बराबर आ गया। लेकिन हमें ये पता है अपन ग्रुप में चलते हैं, ग्रुप का मतलब वर्ग में चलते हैं ऊपर से नीचे। तो बताओ साइज बढ़ते हैं या कम होते हैं, बढ़ते हैं। तो हमें मालूम है कि जब लिथियम से चलोगे रुबिडियम में तो धनायन की त्रिज्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। सबसे बड़ा कौन आ जाएगा आपका, रुबिडियम साहब आ जाएगी। बात सही की नहीं है, धनायन की त्रिज्या बढ़ती है तो पोलराइजिंग पावर कम हो जाती है, पोलराइजिंग पावर कम होती है तो कोवेलेंट कैरेक्टर्स कम हो जाते हैं, तो आयनिक कैरेक्टर्स बढ़ जाते हैं। यानी सबसे ज्यादा आयनिक लक्षण किसमें होंगे, रुबिडियम क्लोराइड में। सबसे कम आयनिक लक्षण किसमें होंगे, NaCl। आगे बात समझ में, इसका उल्टा मैं कहूंगा आपसे, सबसे ज्यादा सहसंयोजक लक्षण किसमें होंगे, NaCl में। सबसे कम सहसंयोजक लक्षण किसमें होंगे, R+। बोलो भाई प्रॉब्लम, बात सही है ना, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं अपन, ऋणायन पर आवेश। कौन सा आ जाएगा, ऋणायन पर आवेश। इसको अपन क्या बोलेंगे, चार्ज
ऑन एनायन या चार्ज एट भी बोलते हैं इसमें ना, ठीक है भाई। अब देखो बात आ गई ऋणायन की, तो ऋणायन के लिए पीपी की बात नहीं करेंगे, इसकी बात करेंगे केवल पी की बात करेंगे, ठीक है नहीं है। तो हमें मालूम है कि जो कोवेलेंट कैरेक्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली होते हैं पी। पी का मतलब पोलैरिटी बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ध्रुवणता। क्या बोलेंगे इसको? ध्रुवणता बोलेंगे इसको, ठीक है कि नहीं है। तो डायरेक्टली किसके होता है? Q माइनस के होता है, ठीक है भाई। किसके होता है? Q माइनस के। Q मतलब चार्ज है और माइनस का मतलब क्या है? ऋणायन पर चार्ज। बात सही है कि नहीं है। आओ अगर ऋणायन के एग्जांपल की बात करें तो मैं कैल्शियम के एग्जांपल लेके चलता हूं। हमारे पास है कैल्शियम क्लोराइड, हमारे पास है कैल्शियम सल्फेट, हमारे पास है कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है भाई। ये हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है ना। कैल्शियम का क्लोराइड, कैल्शियम का सल्फेट, कैल्शियम का फॉस्फेट। बात सही है कि नहीं। इन तीनों में कॉमन कौन है? कैल्शियम है। बदल कौन रहा है? Cl, इस पर -1 होता है। सल्फेट SO4 पर 2 माइनस होता है। फॉस्फेट PO4 पर 3 माइनस होता है। तो आप देख रहे हैं कि जब आप यहां से यहां चल रहे हो तो एनायन पर चार्ज बढ़ रहा है, -1 से -2, -2 से -3। बोलो बात सही है। जब ऋणायन पर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन फैलने की कोशिश करते हैं। अरे भाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन लगेगा। बात सही कि नहीं है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या लगता है? रिपल्शन। तो Cl माइनस से बड़ा कौन हो जाएगा? सल्फेट हो जाएगा। सल्फेट से बड़ा कौन हो जाएगा? फॉस्फेट हो जाएगा। इसलिए जितना बड़ा ऋणायन होता है उसके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना उतना ही आसान होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर Q माइनस बढ़ता है तो इसकी ध्रुवणता बढ़ती है, और अगर ध्रुवणता बढ़ती है तो कोवेलेंट कैरेक्टर्स बढ़ते हैं, और कोवेलेंट कैरेक्टर्स बढ़ते हैं तो आयनिक कैरेक्टर्स कम हो जाते हैं। यानी अगर आपसे कहें कि इसमें सबसे ज्यादा आयनिक कौन है? कैल्शियम क्लोराइड। सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन है? कैल्शियम फॉस्फेट। आगे ना बात समझ में? बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर में? ठीक है। फिर आपका 4th पॉइंट आता है। 4th है ऋणायन की त्रिज्या, या मैं यूं कह दूं कि ऋणायन का आकार। भाई त्रिज्या को अपन आकार कह दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है कि नहीं है। दिस इज साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो कोवेलेंट कैरेक्टर्स है डायरेक्टली पी के होता है, डायरेक्टली क्या हो जाएगा? R माइनस के। बात सही है। यानी हमें इस बार ऋणायन की त्रिज्या की बात करनी है, साइज की बात करनी है, ठीक है। हमारे पास एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड। बोलो बात सही कि नहीं। इन चारों में कॉमन कौन है? सोडियम। अलग कौन है? ऋणायन है। यहां से F माइनस है, Cl पर भी माइनस है, Br पर भी -1 है और I पर भी -1 है। तो आप देखेंगे सब पे चार्ज भी बराबर आ गया है कि नहीं? चार्ज सब पे बराबर आ गया, ठीक है। तो हमें पता है कि जब अपन ग्रुप में चलते हैं ऊपर से नीचे तो साइज बढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि F माइनस से Cl माइनस तरफ जाएंगे, इससे Br माइनस की तरफ जाएंगे, तो भैया आकार जो होता है ऋणायन का वो बढ़ रहा है। अगर ऋणायन का आकार बढ़ता है तो उसकी ध्रुवणता भी बढ़ती है, वो इजिली पोलराइज हो जाएगा, इसलिए इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर्स भी बढ़ते हैं। यानी आयनिक कैरेक्टर्स क्या हो जाते हैं? कम। यानी इनमें इन चारों कंपाउंड में सबसे ज्यादा आयनिक कंपाउंड कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड। सबसे ज्यादा सहसंयोजक लक्षण वाला मॉलिक्यूल कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड। बोलो कोई प्रॉब्लम? सबसे ज्यादा आयनिक या मैं कहूं सबसे कम सहसंयोजक, सबसे अधिक सहसंयोजक यानी सबसे कम आयनिक कंपाउंड। बोलो कोई प्रॉब्लम? चार बातें समझ में आ गई ना आपको? ठीक है। इसके अलावा 5वां पॉइंट 4 होता है, ठीक है, वो होता है छद्म अक्रिय विन्यास। कौन सा होता है? छद्म अक्रिय विन्यास। इसे अपन बोलते हैं स्यूडो इनर्ट कॉन्फिगरेशन। देखो एक होता है अक्रिय विन्यास। अक्रिय विन्यास अपन जानते हैं कौन होते हैं अक्रिय? जिनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8। बात सही है, कितने हो? 8। एक होता है छद्म अक्रिय जिसके आउटर में कितने हो? 18। कितने हो? 18। अगर किसी एटम के, किसी धनायन के
सबसे बाहर वाले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो विन्यास होता है अक्रिय विन्यास, उसे बोलते हैं इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। बात सही है। अगर वही उसके आउटर मोस्ट में कितने हों, 18 हों, उसे अपन क्या बोलते हैं, छद्म अक्रिय विन्यास। आगे बात समझ में, उसे क्या बोलेंगे, स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। सही है कि नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो कोवलेंट कैरेक्टर होते हैं वो डायरेक्टली होता है स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा उसमें सहसंयोजक लक्षण क्या होंगे, ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक है NaCl, एक हमारे पास है CuC। बात सही कि नहीं है, दोनों में Cl कॉमन है। इसमें क्या बना Na+, इसमें क्या बना Cu+। हमें पता है सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है कितना, 11। पहले कोश में होते हैं 2, दूसरे में होते हैं 8, तीसरे में होता है 1। बोलो बात सही कि नहीं है। वो अपन 1 हटा देंगे तो इस सोडियम प्लस का विन्यास क्या होगा, 281, सॉरी 281। बोलो बात सही कि नहीं है। कॉपर में आ जाइए, यहाँ पे Cu+, कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29। कितना होता है, 29 होता है। कॉपर के पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 1 होता है। आई बात समझ में, चौथे में कितना होता है, 1 होता है। सर ये कैसे, ये तो समझ में नहीं आया, आओ समझाता हूं। कॉपर आपका कितना है, 29, ये होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। 3 में इलेक्ट्रॉन मत भरो, पहले 4s में भरो 2, कितने हो गए 20, यानी ये तो गया 18 पूरे, 18 को 20, बाकी 9 यहाँ गए, कितने हो गए 29। ऐसा होना चाहिए था लेकिन होता नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहा जाएगा, डी में। डी कितना हो जाएगा, 10। ऐसा क्यों होता है, ताकि ज्यादा स्टेबल हो जाए। अगर किसी के डी पूरा भरा हुआ है तो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ज्यादा स्टेबल होने के लिए एस में से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आ जाए। तो देखो पहले में कितने हैं, 2, दूसरे में कितने हैं 8, तीसरे में कितने हैं 18, चौथे में कितना है, बात सही है ना। लेकिन जैसे कॉपर प्लस की बात करेंगे ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी कॉपर प्लस का विन्यास कैसा हो गया, 2880। बोलो भाई प्रॉब्लम अभी ना बात समझ में। तो ये तो हो गया इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। ये तो है अक्रिय विन्यास, ये कैसा है, छद्म अक्रिय विन्यास। तो इन दोनों में ज्यादा सहसंयोजक लक्षण किसमें होंगे, कॉपर के क्लोराइड में होंगे। आगे बात समझ में, कौन से लक्षण की बात कर रहा हूं मैं, CC की बात कर रहा हूं। यानी जो कॉपर प्लस आयन है ये ऋणायन का ध्रुवण क्या करेगा, ज्यादा करेगा। ये जो कॉपर प्लस है ना, Na+ की बजाय में ऋणायन का ध्रुवण क्या करेगा, ज्यादा करेगा। बोलो कोई प्रॉब्लम। तो ये हमारे फायंस के नियम है। 5 पॉइंट है, धनायन पर आवेश बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगी। धनायन की त्रिज्या बढ़ेगी, कोवेलेंट कैरेक्टर्स कम हो जाएंगे। ऋणायन पर आवेश बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर्स बढ़ जाएंगे। ऋणायन का आकार बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर्स बढ़ जाएंगे। छद्म अक्रिय विन्यास अगर किसी में होगा तो भी उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे। बात समझ में आ गई। इस फायंस के नियम की एप्लीकेशन है, ठीक है भाई। तो ये तो आपका फायंस का नियम खत्म हो गया, लेकिन इसका एक अनुप्रयोग है। हालांकि एप्लीकेशन बहुत सारी है, लेकिन हम इसके अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिसमें अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं अपन उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है भाई। आओ देखो, एप्लीकेशन ऑफ फायंस प्रिंसिपल, यानी फायंस के नियम के अनुप्रयोग। एक ही एप्लीकेशन है, बढ़िया एप्लीकेशन, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे प्रॉब्लम आती है कि क्या कारण है कि AgCl तो कैसा है, कलरलेस है। कैसा है ये, कलरलेस है। इसको अपन व्हाइट भी बोल देते हैं कि क्या कारण है कि AgCl तो व्हाइट है जबकि AgI येलो है। यानी यूं है कि यूं कह देना आपको कलरफुल है, क्या है, कलरफुल। आगे बात समझ में, इसका क्वेश्चन नहीं है, किसी और का आ जाए। क्या रीजन है कि PbCl2 तो कलरलेस है, लेकिन जो PbI2 है ये कैसा है, कलरफुल है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बात सही ना। ऐसा पूछेगा कि भाई एक तो कलरलेस है और एक कलरफुल क्यों है, ये पूछेगा आपसे। बात सही नहीं है। अपन इसका एग्जांपल लेके बात करते हैं। ये है Ag+ और ये है Cl-। ध्यान देना, बात सही है। अगले केस में ये है Ag+ और अगले केस में है ये ऐसा। भाई I- बड़ा होगा कि नहीं होगा, बताओ मुझे आप।
I माइनस Cl माइनस से बड़ा होगा। ऋणायन जितना बड़ा होता है धनायन उसका ध्रुवण उतना ही आसानी से कर देता है। ऋणायन जितना बड़ा होगा धनायन उसका ध्रुवण उतना ही आसानी से कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आयोडीन है, आयोडीन आपके कौन से आवर्त में आता है? 5वें आवर्त में आता है। किसमें आता है? यानी इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है जो वो 5th शेल में घूम रहा है। आगे बात समझ में भाई, आयोडीन का जो विन्यास होगा लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा? 5s2 5p5। बोलो होगा नहीं होगा? अरे भाई आयोडीन जो है एटॉमिक नंबर होता है 53। बात सही है। क्लोरीन का क्या होता है? 2s2 2p5, क्लोरीन का 3s2 3p5, ब्रोमीन का 4s2 4p5, आयोडीन का क्या हो जाएगा? 5s2 5p। लास्ट इलेक्ट्रॉन 5वें में आया है तो चौथे का लास्ट कौन सा तत्व होता है? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का होता है कितना? 36। 36 और 2 38, 38 और 5 43। ये कितने? 53। 10 बच गए, वो किस में आ जाएंगे? 4d में आ जाएंगे। बोलो बात सही कि नहीं? यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहे हैं किसमें? लास्ट 5वें कोश में घूम रहे हैं। बोलो बात सही कि नहीं? अब क्या होगा? ये धनायन है छोटा, ये ऋणायन है बड़ा, तो ये धनायन क्या करेगा? इस ऋणायन को आकर्षित करेगा, यानी इसके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उत्तेजित, और इसके आकर्षण की वजह से ये मान लो हो सकता है कि 5वें इलेक्ट्रॉन कहां चला जाए? 6ठे कोश में चला जाए, या हो सकता है कि 7वें में आ जाए। क्यों होगा? इसके आकर्षण की वजह से। आगे बात समझ में, इसका आकर्षण लगेगा तो इस I माइनस का जो इलेक्ट्रॉन है वो हो जाएगा एक्साइटेड, वो हो जाएगा उत्तेजित, और 5वें के बजाय हो सकता है कि वो 6ठे कोश में चला जाए। आगे बात समझ में। लेकिन क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां होता है अस्थायी। आप एक बात हमेशा समझ जाइए, कोई भी परमाणु है उसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है जिस कोश में चक्कर लगा रहा है उसके ऊपर वाले जितने भी कोश होते हैं वो सब कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, कौन से शेल में चक्कर लगाता है? पहले। अगर वो इलेक्ट्रॉन सेकंड में चला गया तो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। थर्ड में चला गया क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। हमारे पास लिथियम है, लिथियम का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में चक्कर लगाता है? सेकंड में। अगर वो थर्ड में चला गया तो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। आगे ना बात समझ में। तो इसमें इलेक्ट्रॉन 5 में चक्कर लगाता है, लेकिन इसके आकर्षण की वजह से ये एक्साइटेड होकर कहां पहुंच जाएगा? 6ठे में। यहां होता है ये अनस्टेबल। अनस्टेबल होगा तो फिर ये वापस से क्या करेगा? स्टेबल होने के लिए अपनी मूल कक्षा में लौटेगा, यानी 6ठे से वापस से कहां पहुंच जाएगा? ये वापस से 5 में पहुंच जाएगा। आगे बात समझ में। तो जब ये 5 से 6ठे में पहुंचा तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, ऊर्जा को करता है अवशोषित। हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन निम्न कोश से उच्च कोश में जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। बात सही है कि नहीं है? अब जब ये वापस से 6 से 5 में लौटेगा तो एनर्जी को वापस से बाहर निकालेगा भाई। तो वो जो एनर्जी को बाहर निकालता है वो किसके रूप में बाहर निकालता है? विकिरण के रूप में, रेडिएशंस के फॉर्म में निकालता है। और वो रेडिएशंस जो होती हैं वो कौन से रीजन में होती है? दृश्य क्षेत्र की होती है। किसकी होती है? दृश्य क्षेत्र, विजिबल रीजन, विबग्योर में होती है। किसमें होती है ये? विबग्योर में होती है। तो इसमें से कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ का क्या दिखाता है? वो रंग प्रदर्शित करता है। इसलिए AgI जो होता है कौन सा कलर शो करता है? येलो कलर शो करता है। आगे ना बात समझ में। हर एटम जो होगा, हर जो कंपाउंड होगा उसमें सबका कलर अलग अलग होता है, लेकिन जो बेसिक रीजन है वो रीजन क्या है कि इसमें ये ऋणायन छोटा होता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन इस छोटे ऋणायन से एक्साइटेड नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता? एक्साइटेड नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे ऋणायन बड़ा है, इसलिए क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन अब्र को कर देगा विकृत, और इसके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा वाले कोश में चले जाएंगे, लेकिन वापस से स्थायी होने के लिए मूल कक्षा में लौटेंगे तो एनर्जी को बाहर निकालते हैं। ये एनर्जी होती है दृश्य क्षेत्र का विकिरण होती है, इसलिए ये कैसा हो जाता है? कलरफुल हो जाता है। आगे ना बात समझ में। ये कलरलेस, ये कलरफुल, ये कलरलेस, और ये क्या हो जाएगा? कलरफुल। वैसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसको अपन किससे समझ सकते हैं? पायांस के नियम से समझ सकते हैं। बोलो बात समझ आ गई? ठीक है।